नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि थर्मल टाइप यंत्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का एक एक बारीकी से वर्णन करेंगे। किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इनकी संरचना क्या रहेगी, कौन सी सप्लाई पर प्रयोग करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसा होगा, डैम्पिंग टार्क किसके अनुसार होगा और कंट्रोलिंग टार्क कैसे उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार के यंत्र होंगे, इनका पैमाना कैसा होगा और इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है और अधिकतर उपयोग कहाँ होता है, ये भी इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। और मैंने कहीं एक दो पेपर देखे हैं जहाँ पे थर्मल टाइप यंत्र के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कौन सा सिद्धांत होता है और कौन कौन चीज़ की संरचना में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में न आ जाए, मैंने सोचा कि आपके पेपर में आ भी जाए तो आप क्या करोगे, तो इसलिए मैंने इस थर्मल टाइप यंत्र के बारे में आपको दो प्रकार के यंत्र बढ़ाने वाला हूँ और दोनों का बारीकी से वर्गीकरण करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे ताकि आपके मन में इसके प्रति कोई विचार नहीं हो, आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपके जो मन में डाउट है वो दूर हो जाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में चर्चा किसकी करेंगे, थर्मल टाइप यंत्र की। तो वीडियो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अपने नोट्स में अपडेट करते रहिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं हो। चलिए दिखाता हूं आपको, मैं थर्मल टाइप यंत्र की बात करता हूं। किसकी, थर्मल टाइप यंत्र। थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं। थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट ऊष्मीय प्रकार के, क्या लिखेंगे, ऊष्मीय प्रकार के, ऊष्मीय प्रकार यंत्र, इसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले देखना कि आपको वो नाम देखते ही पता लग गया कि ये कौन सा यंत्र है, तो आप समझ गए होंगे ये ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करने वाले हैं। अब ऊष्मा का मतलब ये मतलब हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। अब हीटिंग का सिद्धांत या तो आप धारा से उत्पन्न करेंगे या कैसे भी आप समझो कि जैसे आपको हीट उत्पन्न करनी है तो धारा को उसमें सिद्धांत भी हो सकता है कि धारा को उसमें शांत ले सकते हैं या किसी अन्य प्रकार से हीट उत्पन्न कर सकते हैं। यदि अपने इलेक्ट्रिकल रूप से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार की चर्चा करता हूं। कितने प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। टाइप्स की बात करूं इसकी मैं, टाइप्स में पूछ सकता है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन से, एक तो होता है हॉट वायर यंत्र, एक होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा रहेगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और दूसरा रहेगा आपको थर्मोकपल यंत्र। क्या रहेगा, थर्मोकपल। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ये रहेंगे। इसको तो कहेंगे गर्म तार यंत्र। क्या कहेंगे, गर्म तार यंत्र। और इसको कहेंगे ताप युग्म यंत्र, ताप युग्म यंत्र। ये दोनों का अध्ययन करने वाले हैं और दोनों के दोनों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि अब तक जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं आप लोगों ने, उनमें आप लोगों ने ये देखा कि तापमान कौन नापेगा, नहीं देखा आप लोगों ने। धारा देख ली, धारा, वोल्टेज, पावर, सब कुछ देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि तापमान कौन नापेगा, तापमान वोल्टेज के रूप में कौन नापेगा, तापमान धारा के रूप में कौन नापेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि तापमान के साथ साथ इसको एम्पीयर मीटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वहां तापमान नहीं देखा आप लोगों ने, तो यहाँ टेम्परेचर आपके साथ आएगा। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, हॉट वायर का करने वाले हैं। और हॉट वायर की चर्चा मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूं। अब आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने लिखा होगा कि मैंने ये बताया था कि यदि किसी सूचक मापी यंत्र की बात करें या किसी इंडिकेटिंग यंत्र की बात करें तो वहां आपको बताया था कि यहाँ तीन प्रकार के टार्क उत्पन्न होते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग टार्क था, एक कंट्रोलिंग टार्क था और एक डैम्पिंग टार्क था। आपको ध्यान होगा मैंने कंट्रोलिंग टार्क दिखाया था। कंट्रोलिंग टार्क में आपको मैंने बताया था एक सिल्क धागा यंत्र बताया था आप लोगों को। तो सिल्क धागा नियंत्रण विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो हॉट वायर यंत्र में किया जाता है। आज उस हॉट वायर यंत्र की बात कर लेते हैं और आपका कंट्रोलिंग टार्क में बात कर लेते हैं। वो बातें पहले वीडियो बनाए थे, वो बातें आज साबित होने वाले हैं। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे थर्मल टाइप में ऊष्मीय प्रकार के यंत्र में हॉट वायर को देखने वाले। मैं इसको मिटा देता हूं, चलो पढ़े रहिए। हॉट वायर यंत्र की बात करता हूं, किसकी, हॉट वायर की।
हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में लिखेंगे गर्म तार यंत्र, गर्म तार यंत्र की बात करता हूं। देखो सारी बातें देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि यदि किसी यंत्र में आपको सूचक दिखाई दे, आपको पॉइंटर दिखाई दे, हिंदी भाषा में संकेतक दिखाई दे, तो वो किस प्रकार का यंत्र है। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग यंत्र। आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र होता है, सूचक मापी यंत्र कहलाता है। यहाँ पे आपको पॉइंटर दिखाई देने वाला है, तो क्या कहेंगे, ये किस प्रकार का यंत्र हो सकता है, ये सूचक मापी यंत्र हो सकता है। चलो बाद की बात आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ मुख्य बात आपको इसके बारे में बता देता हूं। सिद्धांत में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बात करता हूं, किसके प्रिंसिपल कार्य करता है। तो ऐसे मान लो कि धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट पर, किस पर, हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करने वाला है। अब धारा के प्रभाव तो आप लोग चुंबकीय प्रभाव थे, इंडक्शन जो इफेक्ट था उसमें प्रभाव था, लाइटिंग इफेक्ट था। तो कौन कौन से प्रभाव में हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करेगा। तो सबसे पहले बात आती है अब कैसे, देखो अब कैसे काम करेगा। चलो मैं इसका डायग्राम बाद में बताता हूँ। सबसे पहले एक और देखो, जैसे कि आपको बताऊं, एक चीज याद रखना आप लोग, जैसे कोई धातु है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कोई चालक तार लिया, एक सपोज करना, इसमें से आप लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। पहले इसका प्रिंसिपल समझ लो, आपको ध्यान होगा। इसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो H होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा किसके बराबर, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। ये रेजिस्टेंस है, ये समय है धारा प्रवाहित होने का, और ये धारा के वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब तार गर्म होगा। ऐसा कोई चालक नहीं जिसमें धारा प्रवाहित होगी वो तार गर्म नहीं होगा, क्योंकि 100% तो इसमें एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी जो धारा प्रवाहित होगी वो एफिशिएंसी कहाँ चली जाएगी, घटेगी, वो एफिशिएंसी ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये तार गर्म होगा। और कोई धातु गर्म होती है फैलती है, कोई भी धातु यदि गर्म होती है तो फैलती है, फैलेगी। अब माना कि तार यहाँ से यहाँ तक गया और ये ढीला हो गया, ऐसे ये विद्युत धारा पर ढीला हो गया, ऐसे इतना फैल गया, ढीला हो गया, होगा कि नहीं होगा। बस यही जो गर्म तार था, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तार गर्म हुआ, तार ढीला हुआ, और इस ढीलेपन के कारण क्या करेंगे, धारा वोल्टेज में ना, धारा या वोल्टेज नापेंगे। अब कैसे नापेंगे वो आपको दिखा देता हूं मैं, समझ गो। तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख लो, इसके बारे में भी आपको लिखवा दूं कि आपको ध्यान रहे हमेशा कि क्या लिखा था सर ने। जैसे क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि जब किसी प्रतिरोध तार में से, जब किसी प्रतिरोध तार, इसमें प्रतिरोध तो होगा, आर होगा इसके अंदर, लिख लो, जब किसी प्रतिरोध तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि के आगे लिख लो H समानुपाती I स्क्वायर RT होता है। ये लिख लो, H समानुपाती I स्क्वायर RT होता है, इसके कारण वो गर्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, तार के गर्म होने से, लिख लो, तार के गर्म होने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, बड़ी लंबाई, तार के गर्म होने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से अर्थात तार की बढ़ी हुई लंबाई से धारा का मापन किया जा सकता है। अब इसमें धारा का मापन करेंगे, लिख लो, बढ़ी हुई लंबाई अर्थात तार की लंबाई बढ़ने से विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे, तार की लंबाई कैसे बढ़ी, देखो यह एक फॉर्मूला आपके सामने है। पूरी बातें बताऊंगा आपको कि आपके मन में यह नहीं रहेगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोगों के सामने फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT है। ये I क्या है, धारा है, कहाँ की, तार में से प्रवाहित होने वाली धारा। R क्या है, उस चालक तार का रेजिस्टेंस है। T क्या है, समय है, कितनी देर धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होने का समय है। तो ये तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है जितनी भी, और ये धारा प्रवाहित होने का समय भी मान लीजिए 2 मिनट तक प्रवाहित करवानी है, धारा ये होगी। तो लिख सकते हैं H बराबर I स्क्वायर, H समानुपाती I स्क्वायर। धारा लिख लो ऊष्मा, इसमें ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यहां लिख सकते हैं ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, लिख लो, चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। होगी समानुपाती, ये होगी समानुपाती।
अब आप लोग गौर से देखना, जब ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती है तो ऊष्मा से क्या हुआ, लंबाई बढ़ी, तो जितना तार गर्म होगा उतनी लंबाई बढ़ेगी, ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा लंबाई बढ़ेगी चालक तार की, और कम गर्म होगा तो कम लंबाई बढ़ेगी। तो क्या लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई, इस चालक तार की लंबाई L किसके समानुपाती होगी, H के समानुपाती होगी। हुई कि नहीं हुई? तो यहां लिख लो L समानुपाती H, इसका मतलब लिख लो नीचे लंबाई ऊष्मा के समानुपाती होती है। लिख लो बढ़ी हुई लंबाई, चालक तार की बढ़ी हुई लंबाई ऊष्मा के समानुपाती होती है। उसका मतलब H का मतलब हीट, H का मतलब हीट होती है, हीट ऊष्मा के समानुपाती होती है। अब ऊष्मा किसके समानुपाती, ऊष्मा धारा के समानुपाती है, तो लिख लो L समानुपाती I²। ये आता है यहाँ पे निचोड़ निकल के कि हॉट वायर यंत्र में बढ़ी हुई लंबाई किसके समानुपाती होती है। काफी बार पूछा गया है, किसी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में चालक तार की जो लंबाई बढ़ती है वो किसके समानुपाती, चालक तार जो बढ़ता है, चालक तार ढीला होता है, उसकी ढीले होने की लंबाई किसके समानुपाती होती है, ऊष्मा के समानुपाती, या ऊष्मा किसके समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। एक क्वेश्चन तो आपका ये निकलता है यहाँ पे। अब मैं इसके आपको संरचना दिखा दूं और आपको सारी बातें बता दूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो इसकी संरचना लिख लेते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन संरचना की बात करते हैं। संरचना में क्या होगा, देखो वो चालक तार लेंगे जो जल्दी से मतलब कि सिमट जाए और जल्दी से लंबाई बढ़ जाए। तो यहाँ मैं एक तार लगा दूं, देखो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। माना कि एक तार लिया आप लोगों ने, ये ले लिया तार, सीधा कर देता हूं इसको थोड़ा सा मैं, ये लिया चालक तार, इसमें से आपको विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है। ठीक है, यहाँ मैं स्क्रू लगा देता हूँ, टाइट कर देंगे इसको, यहाँ स्क्रू लगा देंगे, ये इसको टाइट कर देंगे, यहाँ पे ये लगा दिया स्क्रू, यहाँ पे टाइट करेंगे इसको। चलो ये लगाया आप लोगों ने स्क्रू, ये लगा दिया, इसको टाइट किया, और यहाँ से चालक तार आगे जा रहा है, ऐसे मान लो कहीं भी जा रहा है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, माना कि अंदर का पॉइंट है, यहाँ से एक तार आउटगोइंग दे देंगे, ये इनकमिंग हो गया धारा का और ये आउटगोइंग होगा धारा का। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ से क्या देंगे देखो, या फिर यहाँ से इनकमिंग दे दो, यहाँ से आउटगोइंग कर दो, एक ही बात है। चलो यहाँ से आपको किसी सरिया स्क्रू लगा रखा है, यहाँ से AC दे देते हैं, AC प्लस DC जो भी धारा देगा कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ से धारा आउटगोइंग कर देंगे, आगे तक चली जाएगी। चलो ये बात आ गई। अब देखो ये तार के, ये मीटर के, ये यंत्र के अंदर की बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक यंत्र के अंदर है, ये स्क्रू बाहर होता है। अब समझो कि यहाँ से मैं एक चीज और लगा दूं, ऐसे एक बेस लगा देता हूँ, देखो मैं, देखना मेरी बात समझना, या क्यों आपको दिखाता हूँ बेस, यहाँ बेस लगा देता हूँ। बेस किस लिए लगाता है आपको दिखाऊंगा, बेस किस लिए, एक आधार होता है यहाँ पे, ये लगाया मैंने आधार। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक तार यहाँ लगा देंगे, यहाँ से एक तार यहाँ लगाया, और ये चलो ये तार बाद में लगा देता हूँ। यहाँ पे एक मैं डिस्क दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये एक पुली होती है, यहाँ पे ये क्या होती है, एक पुली होती है, समझना मेरी बात को, और ये एक डिस्क होती है, ये पुली हुई और ये डिस्क हुई। कि डिस्क किसकी होगी, एल्यूमिनियम की, क्योंकि आपको बताऊंगा एल्यूमिनियम की डिस्क की प्रयोग की। ठीक है ना, और यहाँ से इस डिस्क की यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ये यहाँ से धागा लटकाएंगे, धागा रेशम का होगा, सिल्क का धागा होगा, यहाँ से धागा इस प्रकार लटकाएंगे, ये धागा लटका दिया यहाँ पे, और यहाँ होगी एक स्प्रिंग आपकी, ये स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग नीचे बेस पर, और इसको बांध देंगे। और ये आपका तार होगा, किसका होगा आपको दिखा देंगे, ये भी फास्फोरस ब्रोंज का तार होगा, ये एक फास्फोरस ब्रोंज का तार होता है। ये तार लगाया आप लोगों ने, तार लगा दिया, थोड़ा तिरछा इसलिए लगाया है कि आपको ध्यान हो, देखो यहाँ से ये लगाएंगे तार, इस प्रकार होता है, देखो ये। अब ये आपका बन गया इंस्ट्रूमेंट, ये डिस्क। अब इसके नाम लिखा दो आप लोगों को कि क्या नाम, और एक सॉरी यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, देखो यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, ये होगा आपको होगा पॉइंटर, ये पॉइंटर बीच में से आएगा, और ये आपका होगा पैमाना, ये सब पैमाना होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये AC एंड DC दोनों प्रवाहित करवा सकते हैं, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से ऐसे।
अब देखो पूरे नाम लिखूंगा आपको, ये क्या है, ये हॉट वायर है, ये हॉट वायर रहेगा, ये सपोर्ट वायर है, ये इसको बोलेंगे सपोर्ट वायर, सबका नाम लिखवाऊंगा आप लोगों को। ये क्या है, एल्यूमिनियम डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क रहेगी। ये क्या है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग रहेगी। ये आपका बेस रहेगा, ये बेस है, और ये आपका पॉइंटर है, ये स्केल है, पैमाना है, पूर्वांकित पैमाना है, ये स्केल है, पैमाना है, और बस लगभग यही नाम आते हैं यहाँ पे। अब देखो किस किस के बने होते हैं, क्या इनका कार्य है, मैं आपको यहाँ लिखा दूँ सबकी बातें। देखो ये हॉट वायर है, देखो यहाँ लिख लो हॉट वायर, यहाँ लिखेंगे हॉट वायर, पहले संरचना लिख लो इसकी। हॉट वायर किसका होता है, ये होता है प्लेटिनम इरिडियम, लिख लो प्लेटिनम इरिडियम, या प्लेटिनम सिल्वर का होता है, किसका, प्लेटिनम सिल्वर का होता है। एक बात याद रखना, ये गर्म तार जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे किसका होगा, ये इसको रेजिस्टेंस वायर भी बोलते हैं। क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस वायर भी बोलते हैं इसको, किसका होगा, ये रेजिस्टेंस वायर है, प्लेटिनम का होता है। ऐसे मान लो कि प्लेटिनम का होता है, बस काफी बार ये पूछा जाता है कि हॉट वायर यंत्र में गर्म तार किस धातु से बना होता है, प्लेटिनम का होता है। याद रखना, एक तो सबसे बड़ी बात आती है, और धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को। ये सपोर्ट वायर है यहाँ पे, ये किसका होता है, देखो ये सपोर्ट वायर, सपोर्ट वायर किसका होगा, फास्फर ब्रोंज का होगा, किसका होगा, फास्फर ब्रोंज का बना होगा। क्यों, अब फास्फर ब्रोंज की आप मतलब कि वो उसकी विशेषता देख चुके हो, सभी मेट्रो में देखा आप लोगों ने, स्प्रिंग कंट्रोल में देखा, चुंबक का प्रभाव नहीं होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, और इसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, तनन क्षमता इसकी बनी रहती है, आप लोग इसकी विशेषता देखी थी। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो धागा है, ये धागा किसका है, ये धागा ये सिल्क का होता है, लिख लो यहाँ पे, जो धागा होता है, धागा ये सिल्क का होता है, सिल्क का मतलब हिंदी में रेशम कह सकते हैं, रेशम का बना होता है। काम बताऊंगा इसका क्या है, और एक बस ये सबसे मोटे मोटे रूप से ये आते हैं आपके सामने। और डिस्क किसकी होती है, एक डिस्क आ गई, डिस्क किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। एक चीज और भूल गया लगानी है यहाँ पे, एक होती है यहाँ पे, ये होती है यहाँ पे, एक होती है ये, याद रखना, ये होगी आपको कि ये यू आकार की चुंबक लगाते हैं, स्थायी चुंबक होती है, ये चुंबक है, मैग्नेट लिख लो, मैग्नेट क्या काम रहेगा इसका बताऊं, मैग्नेट कौन सी होती है, स्थायी चुंबक होती है, स्थायी चुंबक होती है, ये इसके नाम है। अब लिखेंगे इसके बारे में, देखो सब नाम लिखा लिए, इसका कार्य क्या है, सबके लिख लो, हॉट वायर प्लेटिनम इरिडियम, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, ये जल्दी फैलता है और जल्दी सिकुड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, लिख लेना। सपोर्ट वायर फास्फर ब्रोंज का होता है, फास्फर ब्रोंज की आपको मैंने विशेषता बता दी है कि इस पर चुंबक का प्रभाव कम होता है, रजिस्टिविटी कम होती है, तनन क्षमता कभी कम नहीं होती है इसकी, और बाकी इसके मैंने में जो इसका जो एलॉय धातु है इसका मैंने में, और जो मीटर का अध्ययन करवाया उसमें सब कुछ लिखा है आपको मैंने। ठीक है, डिस्क एल्यूमिनियम की बनी होती है, डिस्क के एक साइड में स्थायी चुंबक होती है। अब इसकी कार्य प्रणाली लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग कार्य कैसे करता है, वर्किंग लिख लो इसकी कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली लिखेंगे। देखो जब इस यंत्र को लिख लेंगे, जब इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, लिख लेना, जब इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, माना कि यहाँ से सप्लाई से संयोजित कर दिया, तो प्लेटिनम इरिडियम के तार से या प्लेटिनम वायर से धारा प्रवाहित होती है, लिखना, प्लेटिनम वायर से धारा प्रवाहित होती है। प्लेटिनम वायर धारा के प्रभाव से गर्म होकर फैलता है, अगला पॉइंट लिखो, प्लेटिनम वायर धारा के प्रभाव से गर्म होकर फैलता है, अर्थात गर्म होने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, गर्म होने से उसकी लंबाई बढ़ेगी। अब देखा तीसरी बात, प्लेटिनम इरिडियम के देखो, प्लेटिनम वायर के सेंटर में से, मध्य में से, लिखना, प्लेटिनम वायर के, प्लेटिनम तार के मध्य में से कसा हुआ फास्फर ब्रोंज का सपोर्ट तार, लिख लेना, कसा हुआ फास्फर ब्रोंज का सपोर्ट तार, ठीक है ना, सपोर्ट तार, फास्फर ब्रोंज का सपोर्ट तार को रेशम के धागे से
रेशम के धागे के से स्प्रिंग के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है ना, लिख लो। प्लेटिनम तार के मध्य में से सपोर्ट वायर, फास्फोरस ब्रोंज का सपोर्ट वायर रेशम के धागे से स्प्रिंग के द्वारा खींचा जाता है। रेशम के धागे के द्वारा स्प्रिंग की सहायता से खींचा जाता है। खींच लिया, खींचता है ये बात। अब खींचता तो क्या होगा, ये तार इधर आएगा, ये जो ही खींचेगा ऐसे, देखो जब ये ढीला होगा तो खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और ये ढीला होगा तो ऐसे ये आएगा। तो जो ही ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये पॉइंटर भी आगे तक जाएगा ऐसे। अब बोलो धारा नापेगा कि नहीं नापेगा? इसलिए कहते हैं जिसके कारण, लिख लो आगे घूम ले, जिसके कारण डिस्क घूमती है, जिसके कारण डिस्क घूमती है और पॉइंटर पैमाने पर घूम के धारा का मान दर्शाता है, धारा का मापन करता है। ये तो थी बात इसमें। अब देखो ये डिस्क क्यों लगाई, ये चुंबक क्यों लगाई, और रेशम का धागा प्रयोग क्यों किया, इनके बारे में लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये इसकी मोटी मोटी बातें थी जो आपको लिखवाई, और यही में से जो मैंने आपको लिखवाई है एग्जाम में से यहीं से आएगा जो बातें आएंगे। अब देखो इसमें कौन सा ये यंत्र है, लिख लो, ये सूचक मापी यंत्र है, सूचक मापी यंत्र है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, कौन सा यंत्र है, सूचक मापी यंत्र है। और सूचक मापी यंत्र में 3 टार्क काम करेंगे। एक तो होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क, मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, जिसको क्या कहेंगे हिंदी में, विक्षेपक बल कहेंगे। हिंदी में लिख लेना, विक्षेपक बल। डिफ्लेक्टिंग टार्क, विक्षेपक बल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं टीडी। टीडी किसके समानुपाती हो गया, कैसे उत्पन्न होगा टीडी? डिफ्लेक्टिंग, ये टीडी का, इसको टीडी कौन है, टीडी मतलब ये है डिफ्लेक्टिंग टार्क। कौन घुमाएगा इसको, पॉइंटर को घुमाने वाला बल। कैसे घुमेगा, इस गर्म तार से घुमाए। तो लिख सकते हैं इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। लिख लेना, डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती, पावर के वर्ग के समानुपाती होता है, जहां स्क्वायर लगता है, उस यंत्र का पैमाना रेखीय कभी नहीं होता है, उनके समरूप नहीं होता है। कैसा होगा, अरेखीय होगा। तो इस यंत्र का पैमाना कैसा होगा, अरेखीय होगा। लिख लो, इसलिए इसका पैमाना मतलब स्केल, पैमाना इसको कहेंगे स्केल, कैसा था, अरेखीय। अरेखीय को अंग्रेजी में कहेंगे नॉन लीनियरली होता है, नॉन लीनियरली होता है, इसको कहेंगे विषम होता है। ऐसे मान लो विषम कहते हैं, या कह सकते हैं कि समरूप नहीं होता है, विषम होता है, समरूप नहीं होता, ये लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से तंग किया, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी नजदीक किया, फिर आगे जाके इसको पैमाना आराम से फैला दिया। इसको कहते हैं समरूप नहीं है, बराबर भागों में विभाजित नहीं है। पहले और लास्ट में कुछ तंग मिलेगा, सघन मिलेगा, और बीच में आराम से फैला हुआ मिलेगा आप लोगों को, उसको कहते हैं सघन। यहाँ तक आ गई। ये पॉइंटर होने के कारण कौन सा यंत्र है, सूचक मापी यंत्र है। अब आपको बताइए किस प्रकार का यंत्र है, थर्मल टाइप यंत्र कहलाता है, ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो यहाँ एक बात आ गई। दूसरी बात आती है कंट्रोलिंग टार्क की। डिफ्लेक्टिंग टार्क आया, अब लिखेंगे कंट्रोलिंग टार्क। हिंदी में कहेंगे नियंत्रक बल। क्या कहेंगे, नियंत्रक बल कहेंगे। नियंत्रक बल कौन उत्पन्न करता है, ये सिल्क का धागा। किसका, ये सिल्क धागा है, सिल्क धागा। ये क्या करता है, कंट्रोल टार्क करता है। इसके लिए ये क्या है, ये पुली है, पुली पर होता है। ये सिल्क धागा पुली पर होता है, इसकी घुमा की स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग क्या हमेशा खींच के रखती है। जो ही ये तार ढीला हुआ, तार यहाँ पे आएगा ऐसे, ये तार ढीला हुआ और ये नीचे आएगा, ये तार खींचे के नीचे आएगा तो इसको खींच लेगी, और खींचते ये पॉइंटर चलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल टार्क इसका सिल्क धागे के द्वारा है। सिल्क को हिंदी में कहेंगे रेशम, रेशम धागे द्वारा। कंट्रोल टार्क किसके द्वारा है, रेशम के धागे के द्वारा, धागे द्वारा होता है। इसमें एक पुली है, पुली के ऊपर धागा चढ़ा रखा है और इस धागे को नीचे स्प्रिंग से बेस से बांध रखा है। जो ही स्प्रिंग क्या की, स्प्रिंग खींच के रखेगी हमेशा, 24 घंटे लगातार 24 आवर खींच के रखती है। जो ही तार गर्म होता है इसको नीचे आएगी और इसको खींच लेगी, जिससे कि पॉइंटर आपको घूमेगा। एक क्या आता है कंट्रोल टार्क। अब डैम्पिंग टार्क की बात करूँ मैं, डैम्पिंग टार्क इसको कहेंगे हिंदी में अवमंदक बल, जो पढ़ चुके आप लोग, जिसको अवमंदक बल किसके द्वारा है, ये चुंबक लगा रखी है। तो डैम्पिंग टार्क कौन सी होगी, ये इसमें तो देख लो एडी करंट द्वारा। यहाँ क्या होगा, एडी करंट, डिस्क के द्वारा क्या होगा, एडी करंट उत्पन्न होगा। और एडी करंट का आपको डैम्पिंग टार्क पहले पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे जाकर देख लेना। तो लिख लो एडी करंट के द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न होता है। लिख लेना, डिस्क में एडी करंट के द्वारा डैम्पिंग टार्क। तो कौन सा डैम्पिंग टार्क हुआ, एडी करंट डैम्पिंग उपयोग किया जाता है। क्या करता है, वाइब्रेशन होने से रोकता है। समझ गए। कैसे उत्पन्न, स्थायी चुंबक के बीच एल्यूमिनियम डिस्क में
एडी करंट, एल्यूमिनियम डिस्क के घूमने से एडी करंट उत्पन्न होता है और जिसके कारण डैम्पिंग करंट, डैम्पिंग टार्क उत्पन्न होता है। यहां तक के सब बात आएगी। अब मुख्य बातें बची हैं इस यंत्र के बारे में, लिख लो फिर लास्ट में इस यंत्र का मैं ऐसे मान लो कि समाप्त हो जाएगा यंत्र का। कैसे होगा, नोट लगा के कुछ मुख्य बातें लिख लो कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले लिखेंगे किस सप्लाई पर कार्य करता है, एसी एंड डीसी लिख लो, एसी एंड डीसी दोनों पर कार्य करता है। अब आप कहोगे सर कैसे, भाई आपको तो तार को यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो डीसी में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है और एसी में होती है। आप किसी प्रकार की सप्लाई प्रदान करो वो कोई बात है, लेकिन ये तार गर्म होने से ही काम करेगा। तो डीसी करेंगे सप्लाई तो भी तार गर्म होगा, एसी सप्लाई प्रभावित करेंगे तो भी तार गर्म होगा। समझ गए आपको। तो एक तो बात यह थी कि एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये इसको चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता है, लिख लो ये चुंबकीय प्रभाव से मुक्त होता है। किससे, चुंबकीय प्रभाव से, मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट से मुक्त होता है। एक सबसे बड़ी बात ये आती है इसकी। और देखो और दिखाते हो क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई करंट नापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस यंत्र का। इस यंत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई करंट नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, वोल्ट मीटर के रूप में, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ही तार गर्म होगा, वोल्टेज लगाने से तार गर्म नहीं होगा, धारा प्रवाहित होगी तो ही होगा। इसलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई करंट नापने के लिए, हाई करंट मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, वोल्टेज के लिए नहीं, वोल्ट मीटर के रूप में नहीं, ये लिख लो, वोल्ट मीटर के रूप में नहीं कर सकते इसका प्रयोग। और क्या कर सकते हैं, ये इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं है। देखो याद रखना, एक होता है कि ये क्या फ्रीक्वेंसी के प्रभाव से मुक्त होता है, क्या फ्रीक्वेंसी का इसके ऊपर असर होता है, नहीं फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से डीसी होती है, एसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मान कम कर दें तो क्या फर्क पड़ गया, धारा जितनी प्रवाहित होगी तार गर्म होगा, उसके हिसाब से काम करने वाला है। इसलिए ये फ्रीक्वेंसी के प्रभाव से भी मुक्त होता है, ये लिख लेना यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे मतलब कि आपका ये पैमाना देखा, पॉइंटर देखा, पॉइंटर कैसे घूमेगा, पॉइंटर का मैं तीनों टार्क बताए। यहाँ आपको किसी प्रकार की समस्या हो, लेकिन प्रश्न कहाँ पूछाते हैं, लगभग इसमें एक तो सिल्क धागे का पूछा जाएगा, एक इस तार के बारे में पूछा जाएगा, एक इसके बारे में पूछा जाएगा कि सपोर्ट वायर किसका होता है, रेजिस्टेंस तार किसका होता है, हॉट जो गर्म तार किसका होता है, पुली का, इसमें तीनों टार्क के बारे में पूछते हैं। मोटे मोटे 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। और लगभग इसके बारे में पूछा गया है कि प्लेटिनम इरिडियम का तार होता है, लगभग प्लेटिनम का ही तार होता है, ये पूछा जाता है। ये तो था दोस्तों आपका हॉट वायर यंत्र, थर्मल टाइप यंत्र का। अब इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, समझ में नहीं आया हो, या कुछ इस प्रकार के दिमाग में कंफ्यूज हो गया हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना कि सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। अगली वीडियो में इसके बारे में कुछ और सुधार करके आपको बता सकता हूँ। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक सबसे बड़ी मजे की बात देखो दोस्तों, लास्ट में बताइए, मैंने फर्स्ट में बता देता कि यहाँ पे 258 नंबर की क्लास चल रही है, तो कितनी बड़ी एक प्लेलिस्ट तैयार हुई आप लोगों की। मेरे हिसाब से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका आप अध्ययन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप अपनी जो स्टडी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा सिलेबस नीमी पैटर्न के आधार पर एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा आप लोगों को। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मिल जाएगा, और कहीं अदरवाइज आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। और पॉइंट टू पॉइंट आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ हम यहाँ कितनी मेहनत करके, कितनी तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।